चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। हम सब क्या जाने सुमीरे के दिल में राज जो दबा है गहरा। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ मामैन। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्सुओ जैसे ही उस कॉफिन की तरफ देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। वो तुरंत नीचे जमीन पर गिर जाता है। सुमीरे भी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो चुकी थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस सिचुएशन पर किस तरह रिएक्ट करे। ऑलमोस्ट 3 to 5 मिनट्स के लिए एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है। आफ्टर अ मोमेंट सुमीरे एक हल्की सी सांस लेते हुए बोलती है, ये सब क्या है? उस लड़की की मॉम बोलती है, मेरी बेटी लिन 10 साल पहले ही कैंसर के चलते इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। मैं तुम्हें सिर्फ अपने दिल में प्रेजेंट उसकी यादों से मिलवा सकती हूँ, उससे नहीं। मुझे माफ़ करना। इन सभी चीज़ों के चलते मित्सुओ के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। उसे काफ़ी गहरा सदमा लगा था। सडनली मित्सुओ काफ़ी तेज हाँफने लगता है। सुमीरे मित्सुओ के पास जाते हुए बोलती है, प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन उस मोमेंट पर मित्सुओ किसी भी तरह की बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। उसकी हालत कंटिन्यूअसली बिगड़ती जा रही थी। सुमीरे शाउट करते हुए बोलती है, क्या यहाँ पास में कहीं पानी मिल सकता है? लिन की मॉम बोलती हैं, तुम यहीं रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में वो वहाँ पर पानी लेकर आती हैं। लेकिन तब तक मित्सुओ अपना होश खो चुका था। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि जिस लड़की के लिए उसने इतने सालों तक उसे बिना देखे अपने दिल में बसाए रखा, आज वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। मित्सुओ को इस हालत में देखकर सुमीरे भी काफी बुरी तरह पैनिक करने लगती हैं। लिन की मॉम बोलती है, पहले तुम शांत हो जाओ, तभी हम इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। और वो दोनों मित्सुओ को पास ही के एक क्लिनिक में ले जाते हैं। डॉक्टर मित्सुओ को एग्जामिन करते हुए बोलते हैं, ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से इनकी बॉडी अनकॉन्शियस हो गई थी, पर आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ही देर में ये पूरी तरह नॉर्मल हो जाएंगे। अब इन्हें आप यहाँ से ले जा सकते हैं। सुमीरे मित्सुओ के साथ क्लिनिक से बाहर आती है। वो बोलती है, अब तुम कैसा फील कर रहे हो मित्सुओ? मित्सुओ बोलता है, अब मुझे पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर वो सब। जैसे ही मित्सुओ लिन के कॉफिन के बारे में फिर से सोचने लगता है, उसकी हालत एक बार फिर से बिगड़ने लगती है। सुमीरे बोलती है, हे शांत हो जाओ। वो फिर से अनकॉन्शियस होने लगता है। लेकिन तभी सुमीरे मित्सुओ के हाथ काफ़ी टाइटली पकड़ लेती है। वो बोलती है, प्लीज़ मित्सुओ मेरे लिए शांत हो जाओ। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो प्लीज़ शांत हो जाओ। और सिर्फ सुमीरे के लिए मित्सुओ अपने आप को शांत कर लेता है। इस टाइम पर सुमीरे को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि उसके कहने पर ही मित्सुओ लिन को ढूंढने के लिए राजी हुआ था। और अब उसकी ये हालत देखकर सुमीरे को बहुत बुरा फील हो रहा था। वो कहती है, मित्सुओ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। मैं इसके लिए अपने दिल से शर्मिंदा हूँ। मित्सुओ बोलता है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है सुमीरे, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, तुम फिक्र मत करो। रात काफ़ी हो चुकी थी। सुमीरे बोलती है, इस वक्त हम कहाँ पर जाएं? मुझे नहीं लगता कि इस छोटे शहर में इस वक्त कोई होटल खुला होगा जहाँ हम जाकर रात बिता सके। तभी लिन की मॉम आकर कहती हैं, तुम दोनों मेरी बेटी के फ्रेंड्स हो। क्या हुआ अगर लिन नहीं है, तब भी तुम मेरे लिए गेस्ट हो। तुम्हें आज रात के लिए हमारे घर पर आना ही होगा। सुमीरे और मित्सुओ भी उनके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लिन की मॉम उन दोनों को अपने साथ घर ले जाती हैं। वो बोलती हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतने सालों बाद मेरी बेटी से रिलेटेड कोई चीज़ मेरे पास आई है। एटलीस्ट तुम दोनों ने आकर मेरे दिल को एक रिलीफ फील करवाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सुमीरे बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद अगर आप इतनी काइंड ना होती तो हम इतनी रात को किसी पार्क में सो रहे होते। साथ ही साथ
लिन की मॉम उन दोनों को डिनर सर्व करती हैं। वो बोलती है घर में 2 रूम अवेलेबल है, एक मेरी बेटी लिन और एक गेस्ट रूम, जहाँ चाहो वहाँ रुक सकते हो। सुमिरे बोलती है हम एक ही रूम में एडजस्ट कर लेंगे। ये सुनकर मित्सुओ सरप्राइज हो जाता है, पर वो उस वक्त कुछ भी नहीं कहता। आफ्टर अ मोमेंट लिन की मॉम प्लेट्स लेकर जाती हैं। तभी मित्सुओ बोलता है क्या हम दोनों एक रूम में? सुमिरे बोलती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें बस एक रात बितानी है। डेट्स इट। मित्सुओ बोलता है लेकिन ये थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं होगा क्या? सुमिरे बोलती है अगर ऐसा है तो मैं जाकर लिन के रूम में रुक जाती हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम है तो? मित्सुओ बोलता है नहीं नहीं, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मित्सुओ सुमिरे के साथ गेस्ट रूम में सोने के लिए मान जाता है। रात के वक्त लिन की मॉम सुमिरे से बोलती है आप दोनों को किसी भी चीज की जरूरत हो बस मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। इतना कहते हुए वो सोने के लिए चले जाती हैं। अब सोने वाले 2 थे, बेड एक, और वो दोनों इतने कंफर्टेबल नहीं कि एक साथ सो जाएं। मित्सुओ बोलता है एक काम करो तुम बेड पर सो जाओ और मैं नीचे जमीन पर सो जाता हूँ। सुमिरे बोलती है नहीं नहीं, तुम बेड पर सो जाओ, वैसे भी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। और वो दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करने लगते हैं। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो एक ही साथ बेड पर सोएंगे, लेकिन बीच में एक पिलो की वॉल बना लेंगे ताकि डिस्टेंस मेंटेन रहे। सुमिरे बेड पर लेटते हुए लाइट्स ऑफ कर देती है। अब कुछ देर बाद मित्सुओ सुमिरे से बोलता है क्या तुम सो गई हो? सुमिरे बोलती है अभी नहीं। मित्सुओ कहता है क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? सुमिरे बोलती है हाँ क्यों नहीं। मित्सुओ बोलता है तुम जाकर लिन के रूम में रुकने के लिए क्यों नहीं मानी? सुमिरे बोलती है वो क्या है ना, मुझे अकेले सोने में डर लगता है, वो भी लिन के रूम में सोना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। ये बात सुनकर मित्सुओ हंसने लगता है। वो बोलता है तुम भी ना सुमिरे। और वो दोनों इसी तरह अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। कब रात के 3 बज जाते हैं पता तक नहीं चलता। सुमिरे की नजर वॉच की तरफ जाती है। वो बोलती है काफी देर हो गई है, अब हमें सोना चाहिए, नहीं तो हम कल सुबह टाइम पर बस नहीं पकड़ पाएंगे। और वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सुओ तो टाइम पर उठ जाता है, लेकिन सुमिरे नहीं उठ पाती। निकलने का टाइम हो चुका था, इसलिए मित्सुओ सुमिरे के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगता है। वो बोलता है सुमिरे उठ जाओ, चलने का टाइम हो गया है। वो बोलती है मॉम रुक जाइए, अभी मैं नहीं उठना चाहती। मित्सुओ अपने हाथों से सुमिरे को हिलाते हुए उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी सुमिरे मित्सुओ का हाथ पकड़ लेती है और जैसे ही मूव करती है सुमिरे मित्सुओ को अपने साथ ही ले जाती है। मित्सुओ सुमिरे के ऊपर गिर जाता है। तभी सुमिरे भी नींद से जाग जाती है। वो देखती है उसने काफी टाइटली मित्सुओ का हाथ पकड़ा हुआ है और मित्सुओ उसके ठीक ऊपर है। उन दोनों के बीच में एक काफी प्यारा सा आई कांटेक्ट बन रहा था। तभी सुमिरे मित्सुओ का हाथ छोड़ते हुए बोलती है आई एम सो सॉरी मित्सुओ, मैंने नींद में ध्यान नहीं दिया। वो बोलता है कोई बात नहीं सुमिरे, तैयार हो जाओ, अब हमें चलना चाहिए। कुछ ही देर में सुमिरे तैयार होकर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हुए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों लिन की मॉम को थैंक्स बोलते हुए घर से निकल जाते हैं। ट्रैक के पूरे रास्ते मित्सुओ बिल्कुल शांत था और सुमिरे भी उसे डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त मित्सुओ इंटरनली काफी हर्ट है। वो लिन की डेथ की न्यूज़ को ठीक तरह से अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, उसे थोड़ा टाइम और लगेगा। फाइनली वो दोनों बस में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। मित्सुओ विंडो सीट पर बैठकर बाहर की तरफ देख रहा था। तभी सुमिरे उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है जानते हो मित्सुओ, जो तुम्हारी डेस्टिनी में होगा वो तुम्हें मिलकर रहेगा, क्योंकि नसीब से ज्यादा और किस्मत से कम कभी भी किसी को नहीं मिला। मित्सुओ स्माइल करते हुए सुमिरे की तरफ देखने लगता है। वो बोलता है तुमने सही कहा सुमिरे, एंड हाँ, तुम्हारा मेरे साथ इतनी दूर तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतने सालों तक लिन का वेट करता रहा, पर कभी भी उसे ढूंढने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। भले ही मैं उससे मिल नहीं सका,
पर मेरे दिल को एक तसल्ली तो मिल गई ना, यही मेरे लिए काफ़ी है। सुमिरे भी मित्सुओ के लिए काफ़ी खुश थी कि फाइनली वो अच्छी तरह बात कर पा रहा है। ऑलमोस्ट शाम के वक्त वो दोनों टोक्यो पहुंचते हैं। शहर पहुंचते ही सुमिरे अपने फेस को कवर कर लेती है ताकि उसे कोई पहचान न सके। वो बोलती है, मैंने तुम्हारे साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया सच में मुझे काफ़ी मज़ा आया, लेकिन काश हम लिन से भी मिल पाते। मित्सुओ बोलता है, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट लाइफ। ये सुनकर सुमिरे भी हंसने लगती है और वो मित्सुओ को बाय बोलते हुए अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में मित्सुओ और सुमिरे अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर सुमिरे फ्रेश होकर अपने बेड पर लेट जाती है, पर आज उसे कुछ डिफरेंट फील हो रहा था क्योंकि ये फीलिंग पहले के मुकाबले अब और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। सुमिरे बोलती है, इस वाइब में कुछ तो अलग है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो। अब सेम फ्रेम में हम मित्सुओ को देखते हैं। वो सैड तो था पर अब पहले जितना नहीं। उसे भी ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट उसके पास अपने प्यार के लिए एक आंसर तो है। उस रात मित्सुओ और सुमिरे दोनों ही ठीक तरह से सो नहीं पाते। सुमिरे तो अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और वाइब की वजह से और हमारा मित्सुओ अपनी सैडनेस की वजह से। नेक्स्ट मॉर्निंग मित्सुओ टाइम पर स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो ब्रेकफास्ट करते हुए अपने स्कूल के लिए घर से चले जाता है, लेकिन पूरे रास्ते भर भी वो बस लिन के बारे में ही सोचता रहता है। वो जैसे ही क्लासरूम के अंदर एंटर करता है, रिहाना उसके पास आते हुए बोलती है, मित्सुओ क्या तुम आज स्कूल के बाद कुछ टाइम के लिए फ्री हो? मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों मॉल चले। मित्सुओ बोलता है, आई एम सो सॉरी, आज स्कूल के बाद मैं काफ़ी बिजी हूँ। और वो रिहाना को नो कहने का ट्राई करने लगता है, पर यार रिहाना एक बहुत ज़िद्दी लड़की है। वो इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाली थी। वो कंटिन्यूसली मित्सुओ से ना आने का रीज़न पूछने लगती है। तभी क्लास के अंदर सुमिरे एंटर करती है। मित्सुओ सुमिरे को देखते ही आंसर करता है, वो क्या है ना, मुझे स्कूल के बाद सुमिरे के घर जाकर उसे कोचिंग देनी है। टीचर ने ही कहा था, इसलिए मैं नहीं आ सकता, आई एम सो सॉरी। और वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। ये सुनकर रिहाना बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपनी उन्हीं निगाहों से सुमिरे की तरफ देखने लगती है। सुमिरे को भी रिहाना का बिहेवियर बहुत वियर्ड लगता है, पर वो बिना कुछ कहे जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। लेक्चर स्टार्ट होता है। मित्सुओ का ध्यान आज बिल्कुल भी बोर्ड पर नहीं था और सुमिरे का बस मित्सुओ के ऊपर। क्लास खत्म होती है, टीचर वहां से चले जाते हैं। सुमिरे अपनी सीट से उठते हुए मित्सुओ के पास जाती है। वो बोलती है, हे तुम ठीक तो हो ना? मित्सुओ बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। सुमिरे बोलती है, मैं जानती हूँ तुम धीरे धीरे ही अपने आप को हील कर पाओगे, लेकिन आई नो तुम बहुत स्ट्रांग हो, इससे ओवरकम जल्द ही कर लोगे। मित्सुओ बोलता है, तुमने सही कहा। और सुमिरे की इसी तरह की बातें मित्सुओ को काफ़ी हद तक काम कर देती है और वो फिर से मुस्कुराने लगता है। वो काफ़ी हंसी मजाक के साथ सुमिरे से बातें कर रहा होता है। ये देखकर रिहाना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि इस टीवी एक्ट्रेस ने मुझसे मेरे मित्सुओ को दूर कर दिया है। ये बात उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रिहाना डिसाइड करती है कि वो किसी भी कीमत पर सुमिरे को मित्सुओ से दूर करके रहेगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आज का दिन कब बीत जाता है पता तक नहीं चलता। स्कूल की बेल बजती है। मित्सुओ जैसे ही एग्जिट से बाहर जाता है, सुमिरे उसे आवाज़ देते हुए कहती है, क्या तुम मुझे टीच करने के लिए मेरे घर पर नहीं आ रहे हो? और मित्सुओ सुमिरे के कहने पर उसकी कार में बैठकर उसके साथ निकल जाता है। कुछ ही देर में कार सुमिरे के घर पर पहुंच जाती है और वो दोनों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम तो बस मित्सुओ ही स्टडीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज सुमिरे भी उस लीग में शामिल हो चुकी थी क्योंकि वो भी बुक्स से ज़्यादा मित्सुओ की तरफ देख रही थी। मित्सुओ तो
किसी तरह कंसंट्रेट करते हुए सुमिरे को थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन सुमिरे तो 1% भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो बस मित्सुओ के ऊपर था। वो बोलता है, क्या हुआ सुमिरे, आज तुम मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? सुमिरे कहती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मित्सुओ बोलता है, अगर तुम्हें बोरिंग लग रहा है तो मैं अपना वे चेंज कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और मित्सुओ एक बार फिर से अपना लेक्चर स्टार्ट करता है। इस बार सुमिरे पूरा कंसंट्रेशन बस मित्सुओ की बातों पर देती है, उसके चेहरे पर बिल्कुल नहीं। बीच बीच में मित्सुओ सुमिरे से क्वेश्चन भी करता है और वो ठीक तरह से उनका आंसर दे देती है। वो दोनों ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक पढ़ते हैं और फाइनली सुमिरे गिव अप करते हुए बोलती है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मित्सुओ बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। सुमिरे बोलती है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। और आज सुमिरे बिना किसी गड़बड़ के मित्सुओ के लिए जूस लेकर आ जाती है। मित्सुओ जूस पीते हुए बोलता है, तुम इतने बड़े घर में अकेले रहती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? सुमिरे बोलती है, वैसे तो यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल है, फिर भी घर बड़ा है, मैं शहर में नहीं हूँ, डर तो लगता है, लेकिन मैनेज करना सीख रही हूँ। मित्सुओ बोलता है, वैसे मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर अगर कभी तुम्हें आधी रात को भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बस एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। ये बात सुनकर सुमिरे को काफ़ी अच्छा लगता है। वो बोलती है, थैंक्स मित्सुओ, मैं इस बात को याद रखूंगी। और वो दोनों अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं। सुमिरे के घर पर एक कैट भी है, उसने ये बात अभी तक मित्सुओ को नहीं बताई। कब वो कैट चुपचाप सुमिरे के रूम में आ जाती है पता तक नहीं चलता। कैट को लगता है कि रूम के अंदर एक चूहा है, इसलिए वो जंप करती है और वो सीधा मित्सुओ के पास पहुंच जाती है, जिस वजह से मित्सुओ डर जाता है। वो अपनी जगह से उठता है, उसका पाँव हल्का सा मुड़ता है, वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता और सीधा सुमिरे के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से सुमिरे और मित्सुओ के लिप्स आपस में टच हो जाते हैं।